इस देश में डॉग्स को कार चलाना क्यों सिखाया जाता है, और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऑनलाइन एड को देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन रूम ना बोलते हुए ऑपरेशन थिएटर क्यों बोला जाता है? ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में बहुत से ऐसे स्कूटर्स को तो जरूर देखा होगा जो जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी चलते हैं, और विस्की इन स्कूटर्स का सबसे सटीक एग्जाम्पल भी है। असल में दोस्तों, इन तरीके के स्कूटर्स को काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जाता है, और अगर ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है तो हर बार की तरह इनकी सच्चाई बताने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती ही है। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले एम्फीबियस स्कूटर को साल 1960 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये स्कूटर भी सड़क पर चलने के साथ साथ कुछ इस तरीके से दो लोगों को पानी में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही आसानी से ले जा सकता था। लेकिन क्योंकि इन तरीके के स्कूटर्स को पानी में ले जाने से पहले मैन्युअली इनके विंग्स को खोलना पड़ता था, प्लस इनके विंग्स भी काफी ज्यादा बड़े थे, तो इस तरीके के स्कूटर को चलाने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। तो उस समय इस पूरी ही टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करते हुए साल 1967 में दुनिया के सबसे पहले वाटर स्कूटर को बनाकर तैयार किया गया। और प्रेजेंट डेट में भी इसी स्कूटर्स के प्रिंसिपल को एडॉप्ट करते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर लोगों के सामने ऐसे स्कूटर्स को पेश कर रही हैं जो जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी बेहद ही आसानी से चल सकते हैं। तो एक बार फिर से वही हुआ जो ऑफ कोर्स हर बार होता है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया में पाए जाने वाले पिस्टल श्रिम्प पर इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट नेचुरल गन भी होती है। असल में दोस्तों, इन श्रिम्प्स के क्लॉज की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे ये अपने क्लॉज को खोलते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से उनके अंदर से एक टाइनी एयर बबल रिलीज होता है, जो कि जैसे ही अपने एनिमी के पास जाकर फूटता है उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर एक टाइनी एयर बबल ऐसा कैसे कर सकता है? असल में दोस्तों, ये श्रिम्प अपने क्लॉज को अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खोलता है, जिसकी वजह से ये लगभग इसी स्पीड से अपने क्लॉज से एक टाइनी एयर बबल को भी रिलीज करता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये एयर बबल पानी में काफी तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में पानी के अंदर जनरेट होता है एक इफेक्ट जिसको कि एविएशन हीट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते हुए इन बबल्स का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा नजदीक होता है हमारे सन के सरफेस के टेम्परेचर के। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन श्रिम्प्स को सबसे ज्यादा खतरनाक सी एनिमल्स में से भी एक एनिमल माना जाता है, जो अगर अपनी पर आ जाए तो एक हेल्दी इंसान को भी चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। तो ये श्रिम्प और इसकी ये नेचुरल गन अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में एक या उससे ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन रूम ना बोलते हुए ऑपरेशन थिएटर क्यों बोला जाता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सच्चाई भी बता ही देता हूं। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 16th सेंचुरी के आसपास ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया में ऑपरेशंस को एक हकीकत के काफी बड़े थिएटर के अंदर किया जाता था। असल में दोस्तों, इन तरीके के थिएटर्स के अंदर पेशेंट्स के रिलेटिव, आम जनता और मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से बैठाकर उनके सामने किसी भी इंसान की लाइफ सर्जरी को किया जाता था। और इसका सबसे सटीक एग्जांपल था लंदन का सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जिसमें उस समय के सबसे ज्यादा बड़े और हाईटेक थिएटर को बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन क्योंकि दोस्तों इन तरीके के थिएटर्स में काफी बड़े अमाउंट में क्राउड मौजूद रहती थी, तो डॉक्टर्स सर्जरी के समय कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में इन तरीके के थिएटर्स में अब केवल एक या दो ट्रेनीज को ही किसी भी सर्जरी में आने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ इन थिएटर्स के साइज को भी छोटा करके एक रूम साइज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में भी ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन रूम ना बोलते हुए ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले ऑपरेशन थिएटर की हिस्ट्री के बारे में आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि साउथर्न अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली हुटेड ग्रे बर्ड अपनी ही एक आदत के चलते हुए विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है? असल में दोस्तों, इन बर्ड्स के एक रिचुअल के अनुसार इस स्पीशी की फीमेल बर्ड मैटिंग के समय एक बेहद ही खूबसूरत डांस को परफॉर्म करती है, और जो भी मेल बर्ड उसी फीमेल बर्ड के डांस मूव्स की हुबहू कॉपी करके उसी स्पीड, उसी रिदम और उसी मूवमेंट के साथ उसको परफॉर्म करता है, वही उस फीमेल बर्ड के साथ मैटिंग कर सकता है। अब क्योंकि ये बर्ड्स काफी ज्यादा चूजी होती हैं, तो एक रिपोर्ट के अनुसार इन बर्ड्स का रिप्रोडक्शन परसेंटेज हर साल गिरता हुआ चला जा रहा है। तो ये तो बात हो गई इस बर्ड के अजीब से ट्रेडिशन की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 2017 में यूएसए में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आप उसी ग्रे बर्ड के उसी मैटिंग डांस को बेहद ही साफ तौर पर देख सकते हैं।
और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि वीडियो क्लिप अभी तक की पहली और एकमात्र ऐसी वीडियो क्लिप भी है जिनमें इन बर्ड्स के इस बेहद ही खूबसूरत डांस परफॉर्म को रिकॉर्ड किया गया है। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख भी सकते हैं कि कैसे किसी भी मेल बर्ड को दूसरी फीमेल बर्ड के डांस मूव को कॉपी करते करते उसकी हूबहू नकल भी करनी पड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जब भी गुस्सा आता है उन्हें अपने आसपास रखी हुई चीजों को तोड़ने का मन करता है, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं मिनेसोटा। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मिनेसोटा में मौजूद एक्शन पार्क इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां पर मौजूद टैंक को आप उस पार्क में मौजूद किसी भी घर या फिर कार के ऊपर चढ़ाकर अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। असल में दोस्तों इस पार्क को स्पेशली उन लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया है जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, प्लस वो टैंक चलाने का भी शौक रखते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे ही पार्क को कच्चे रास्तों, दलदल और कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई भी इंसान इस टैंक को चलाता है उसको कुछ ऐसा लगता है कि मानो वो किसी हकीकत के वॉर जोन में आ गया हो। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आप इस पार्क में बनाए गए घर या फिर उन रास्तों के बीच खड़ी की गई किसी भी कार पर अपने मन के हिसाब से अपने उस टैंक को भी चढ़ा सकते हैं। और यही चीज इस पार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक पार्क्स में से भी एक पार्क बनाती है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर मौजूद सभी चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी अर्थ पर मौजूद सभी चीजों पर एक और फोर्स या फिर वेट हर समय लगता रहता है, एंड इवन इस समय भी आपके ऊपर वो वेट लग रहा है, और उस वेट का नाम है एयर मॉलिक्यूलर वेट। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे आसपास मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स भी हर समय हम पर 14.7 पाउंड्स का वेट लगाते रहते हैं। अब क्योंकि हम इसी माहौल में पैदा होते हैं और इसी माहौल में सरवाइव करते हैं, तो हमारी बॉडी इस वेट की हैबिचुअल हो जाती है और हमें ये वेट कभी भी महसूस नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट करके इस वेट को महसूस भी किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर एक टेबल के एज से कुछ इस तरीके से एक स्केल को बाहर निकालकर उसके दूसरे छोर पर एक ब्रिक को रखकर उसको कुछ इस तरीके से हाथों से हिट किया जाता है तो वो स्केल टूट जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जैसे ही स्केल को आगे की तरफ से हिट किया जाता है, पीछे रखी हुई ब्रिक स्केल को दूसरे छोर से ऊपर उठने ही नहीं देती, परिणाम स्वरूप हमारा स्केल टूट जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसी चीज को एक बड़े कागज के टुकड़े की सहायता से भी कर सकते हैं। असल में दोस्तों जब भी किसी बड़े न्यूज़पेपर या फिर सिंगल पेपर को कुछ इस तरीके से खोलकर उस स्केल के ऊपर बिछाया जाता है तो उस पेपर के हर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर 14.7 पाउंड्स का एयर मॉलिक्यूलर वेट लगता है, जिसकी वजह से वो पेपर भी कहीं ना कहीं इतना भारी हो जाता है कि जब स्केल को कुछ इस तरीके से दोबारा से हिट किया जाता है तो वो पेपर भी उस स्केल के पिछले सिरे को ऊपर उठने नहीं देता है और परिणाम स्वरूप हमारा स्केल दोबारा से ही टूट जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक ऐसे वेट को देखा है जो हम पर लगता तो है लेकिन हमने कभी उसे महसूस नहीं किया। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि फ्रेंच रिहेल्ट ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए फ्रेंच टेलर थे जिनको उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग तरीके के पैराशूट्स की वजह से जाना जाता था। असल में दोस्तों फ्रेंच अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर अलग अलग तरीके के पैराशूट्स को समय समय पर दुनिया के सामने लेकर आते थे, जिनमें से अप्रोक्सीमेट 90 to 95% पैराशूट्स काफी ज्यादा क्रिएटिव और यूजफुल हुआ करते थे, जिसके चलते हुए फ्रेंच कहीं ना कहीं अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी धोखा दे सकता है, और वही हुआ इस टैलेंटेड टेलर के साथ। असल में दोस्तों फ्रेंच ने साल 1912 में दुनिया के सबसे पहले कोट पैराशूट को बनाकर तैयार किया, जिसको लेकर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इसकी टेस्टिंग किसी डमी पर ना करने की बजाय खुद पर ही करने की सोची। और 4 फरवरी साल 1912 को फ्रेंच ने इसी पैराशूट को पहनकर आईफिल टावर से जंप लगा दी, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और यही जंप और गलती फ्रेंच की आखिरी गलती भी बनी। असल में दोस्तों जंप के दौरान वो पैराशूट कभी खुला ही नहीं, जिसके चलते हुए फ्रेंच आईफिल टावर से जंप करने के बाद सीधा जमीन पर जाकर गिर गए और उनका उसी समय देहांत हो गया। और ये घटना कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज कराती है कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किया गया काम आपको हमेशा ही मुसीबत में डाल देता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों प्रेजेंट डेट में जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते होंगे तो आपको कुछ इस तरीके के बैनर एड्स तो देखने को जरूर मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन एड कौन सा था और उसको किस कंपनी ने कितने रुपए देकर कौन सी वेबसाइट पर पब्लिश किया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस बैनर एड को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैनर एड दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन एड था, जिसको कि 27 अक्टूबर साल 1994 में AT&T कंपनी के द्वारा वायर्ड वेबसाइट को $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए देकर आगामी 3 महीनों तक अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने के लिए लगवाया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऑनलाइन एड को अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि साल 2018 में चाइना की शंघाई की चुफेंग रेस्टोरेंट ने वहां के लोगों को अपने बॉडी फैट के प्रति अवेयर करने के लिए एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को
अपनाया था। असल में दोस्तों उन्होंने इस रेस्टोरेंट के एंट्री पॉइंट पर कुछ इस तरीके की मेटल बार्स को इंस्टॉल करके उनको अलग अलग चौड़ाई के सेक्शंस में डिवाइड किया और रेस्टोरेंट में एंट्री लेने वाले सभी कस्टमर्स को इन्हीं बार्स के अंदर से होकर रेस्टोरेंट में एंट्री लेनी पड़ती थी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि जो इंसान जितना ज्यादा पतला हुआ करता था उसको उसी हिसाब से रेस्टोरेंट में डिस्काउंट भी दिया जाता था। एंड इन द लास्ट जो भी कस्टमर सबसे पतली बार्स में से होकर रेस्टोरेंट में एंट्री ले लिया करता था उसको पूरा का पूरा मील ही फ्री में सर्व किया जाता था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि चाइना के बाद इंडोनेशिया और फिर बाद में म्यांमार ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ऐड किया। अब इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में अडॉप्ट किया जाए तो यहां पर लोग कितने परसेंटेजेस का डिस्काउंट ले पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कल्चर के हिसाब से प्रेजेंट डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप को ठीक नहीं मानते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही देश में एक ऐसी जनजाति भी मौजूद है जो आज से नहीं बल्कि कई सौ सालों से लिविंग रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है। ना सिर्फ वो उसे एक्सेप्ट करती है बल्कि इस जनजाति के ऑलमोस्ट 98% कपल्स शादी से पहले लिव इन में कई सालों से रहते हुए भी आए हैं। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन राजस्थान की ग्रेशियर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि कई 100 सालों से लिविंग रिलेशनशिप की अनुमति देती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस ट्राइब के लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, जिसके चलते हुए उनका ऐसा मानना है कि जो भी लोग शादी के खर्च को नहीं उठा सकते हैं वो बिना शादी के लिव इन में रहकर भी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए इस ट्राइब के लोगों की शादी अप्रोक्सीमेट 70 से 80 साल की उम्र में जाकर होती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि नासा के द्वारा अलग अलग जगहों और अलग अलग देशों में कुछ इस तरीके के मून ट्रीज को भी प्लांट किया गया है। लेकिन आखिर ये मून ट्री क्या बला है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 1971 में अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट स्टुअर्ट रॉसा अपने साथ मिशन पर 500 सीट्स को लेकर मून के ऑर्बिट में गए थे और इसका कारण भी बिल्कुल साफ था। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी ट्री स्पेस में बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में नासा ये जानना चाहती थी कि अगर किसी भी प्लांट या फिर ट्री के सीड्स को जीरो ग्रेविटी और बिना ऑक्सीजन के स्पेस में काफी लंबे समय तक रखकर उसको वापस अर्थ पर लाकर प्लांट किया जाए तो उस कंडीशन में क्या उनसे ट्रीज डेवलप होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या वो ट्री देखने में भी ठीक वैसा ही होगा जैसे कि ऑर्डिनरी ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए सबसे पहली बार साल 1971 में इस तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उन सीड्स में से ऑलमोस्ट 98% सीड्स को जब वापस अर्थ पर प्लांट किया गया तो उनसे ठीक वैसे ही ट्रीज डेवलप हुए जैसे कि नॉर्मल सीड्स से होते हैं। और उसी के बाद से ही दुनिया को सबसे पहली बार ये मालूम पड़ा कि किसी भी सीड पर एनवायरमेंट, ग्रेविटी और ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सो फाइनली अब आप इन पेड़ों की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एडिक्शन टू जोक नाम का एक बेहद ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें दोस्तों अगर किसी भी इंसान के राइट हेमिस्फीयर में कोई भी चोट लगती है तो बेहद ही रेयर चांसेस में ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है जिसके चलते हुए उस इंसान का ब्रेन अपने आप ही लोगों की बातों और चीजों में ह्यूमर को ढूंढकर उनसे जोक्स बनाने लगता है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा भी डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी ब्रेन इंजरी होने के बाद एक इंसान एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगता है। एंड सेम थिंग गोज विद दिस डिसऑर्डर। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में वो इंसान चाहकर भी जोक्स बनाने से अपने ब्रेन को नहीं रोक सकता है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए अगर ऐसा इंसान किसी भी टेंस सिचुएशन में बैठता है वो तब भी अलग अलग तरीके के जोक्स को क्रैक करता रहता है। सो ऑफ कोर्स पिटाई तो बनती ही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 22 वर्षीय इंडियन फॉर्मूला कार रेस ड्राइवर जेहान दारूवाला फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले सबसे पहले भारतीय बन गए हैं। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। इस देश में डॉग्स को कार चलाना क्यों सिखाया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन न्यूजीलैंड अभी तक इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर डॉग्स को कार सिखाने के लिए स्पेशली ड्राइविंग स्कूल्स को बनाकर तैयार किया गया है। ना सिर्फ वहां पर ड्राइविंग स्कूल्स को खोला गया है बल्कि वहां पर स्पेशली डॉग्स के लिए कुछ सेलेक्टेड जगहों पर रोड्स को बनाने के साथ साथ बहुत सी कार्स को मॉडिफाई करके डॉग्स के चलाने लायक भी बनाया गया है। तो दोस्तों अब यहां पर दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला, आखिर डॉग्स को कार चलाना क्यों सिखाया जाता है? एंड सेकंड, आखिर एक डॉग इतने परफेक्ट तरीके से किसी भी कार को कैसे चला सकता है? असल में दोस्तों न्यूजीलैंड में पिछले काफी लंबे समय से डॉग्स के ऊपर काफी बड़े अमाउंट में क्रूएलिटी होती हुई चली आ रही है, जहां पर अक्सर डॉग्स के ओनर डॉग्स के बूढ़ा हो जाने के बाद उनको ऐसे ही सड़कों पर आवारा छोड़ दिया करते थे।
साथ ही साथ न्यूजीलैंड में काफी लंबे समय तक स्ट्रीट डॉग्स की भी हालत काफी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, जिसके चलते हुए वहां की एक चैरिटी के द्वारा एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव के तहत इस चैरिटी के मेंबर अराउंड दी कंट्री ऐसे डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं जो कि एनिमल क्रुएलिटी से जूझ रहे होते हैं, जिसके बाद उन डॉग्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर उनको कुछ इस तरीके से कार चलाना भी सिखाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन डॉग्स को टाइम टू टाइम वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद कुछ सेलेक्टेड जगहों पर ले जाकर उनसे कार भी चलवाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी डॉग से कार को चलवाना बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि लोगों को उनके प्रति अवेयर करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे प्रश्न की जाए तो वो ये है कि आखिर एक डॉग इतने सटीक तरीके से किसी भी कार को ड्राइव कैसे कर सकता है। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी भी डॉग का ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप करता है कि वो किसी भी इंसान की बातों को समझकर उस पर अमल भी कर सकते हैं। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर के लोग अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं, क्योंकि वो समझदार होने के साथ साथ मालिक के लिए वफादार भी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी रिसर्च से ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि डॉग एकमात्र ऐसा एनिमल है जो कि एक बार में कही गई बात या फिर देखे गए इंसान को हमेशा ही याद रखने की काबिलियत रखता है। और अगर डॉग के साथ किसी भी चीज या फिर आदत को टाइम टू टाइम रिपीट किया जाए तो वो उसे जिंदगी भर भूल ही नहीं सकता। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए डॉग्स जब भी किसी भी कार को ड्राइव करता है तो वो कार को ड्राइव करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी याद रखता है। और डॉग्स की इसी क्वालिटी के चलते हुए ऑलमोस्ट सभी देशों की फौज और पुलिस में केवल डॉग्स को ही पालकर ट्रेनिंग भी दी जाती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि इस देश में डॉग्स कार को क्यों चलाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टैंड मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।